नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वीडियो का समय तो मेरा शाम को होता है, लेकिन इतना धैर्य रखना आज के घटनाक्रम के बाद संभव नहीं है। और जिस वातावरण में ये पूरा जंतर मंतर का एपिसोड हुआ, जो पहलवानों के मामले में वहाँ सारा घटनाक्रम हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसी भावनाएं हैं जिनको दबाया नहीं जा सकता। आपका मन करेगा कि आप वहाँ पहुँच जाएं, कुछ नहीं तो कम से कम एक बार उस पुलिस के आदमी के आगे खड़े होकर चीख कर कह दें कि तुम जालिम हो, जालिम के कारिंदे हो, जालिम के आदमी हो। लेकिन जो काम हमारा है, इसमें इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद भी आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को घटना के बारे में बताएं, ना कि घटना के बारे में कुछ कहें। जैसे कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो सारे प्यार, मोहब्बत और अतिरेक भावनाएं पहलवान जी के लिए हैं, सिंह साहब के लिए जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनको एक तरफ रखकर अपना राजधर्म निभाएं। वैसे ही मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पत्रकार धर्म निभाऊं और आपको ये बताऊं कि कल क्या हुआ था, बजाय इसके कल जो हुआ वो कैसा था। बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते हुए आज मैं कल के घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली हैं, आपको पता चलने वाली हैं, जिनके बाद आपका भी खून खौल सकता है। मैं अभी आया। भारत के ओलंपिक इतिहास में जब से भारत ओलंपिक में गया है, अंग्रेजों के जमाने से लेकर 160 साल के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में जो लड़की मेडल लेकर आई थी, वो लड़की कल रात को जंतर मंतर पर फूट फूट कर रो रही थी। उसी के जैसी एक और खिलाड़ी लड़की के भाई पर हमला हुआ था, उसको घायल कर दिया गया था। और इन दोनों को पीटने वाला कोई और नहीं, इस देश की पुलिस थी। वो पुलिस वाले थे जिनकी जिम्मेदारी लोगों को हिफाजत देने की। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जहां जहां हिफाजत देने पुलिस जाती है, उन्हीं की भक्षक बन जाती है। एक के बाद एक कई मामले देख चुके हैं। हिफाजत में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, यहां तक कि जेल में भी अपराधी लोग एक दूसरे के साथ हिसाब चुकता कर रहे हैं। यह विवाद कैसे शुरू हुआ, इसको जानना है तो उससे पहले बीबीसी का एक इंटरव्यू आपको सुनना पड़ेगा। बीबीसी का इंटरव्यू था, उसने विनेश फोगाट जो है उनसे उनका रिपोर्टर बात कर रहा है। और वो इंटरव्यू किसी तरह से ऊंची ऊंची बातें नहीं थी, एक उनकी आपबीती थी जिसमें वो ये बता रही है कि बारिश आ गई है, बारिश आने के कारण टेंट भीग गया है, गद्दे पूरी तरह भीग चुके हैं, उन गद्दों पर, गीले गद्दों पर सोना संभव नहीं है और पुलिस वाले किसी भी प्रकार का सामान यहां आने नहीं दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी आराम से सूखी जगह पर रात को सो सकें। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, सबको पता है। ये उसने उस इंटरव्यू में कहा। उस इंटरव्यू में उसने कुछ और बातें भी बताई, जिनमें से एक ये थी कि इस मामले की सूचना भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दी जा चुकी थी कि उनके देश की बेटियों की अस्मत से एक टाडा का आरोपी रहा भारतीय जनता पार्टी का बाहुबली गुंडा दाऊद इब्राहिम का एजेंट छेड़छाड़ कर चुका है। और प्रधानमंत्री इस जानकारी के होने के बावजूद उस दरिंदे को कहें, उस परवर्ट को कहें, बचाने की कोशिश करते रहे। इसी इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने एक चीज और बताई, और वो ये बताया कि देश के खेल मंत्री के साथ अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने जो जानकारियां दी थी, वो सारी जानकारियां कुछ ही घंटे में बाहुबली सांसद पूरे खानदान को कुश्ती फेडरेशन में अलग अलग जगहों पर पदाधिकारी बना चुका,
दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को शरण देने वाला बृजभूषण शरण सिंह जानता था। ये जानकारियां देश के खेल मंत्री ने, जिसको जांच करनी थी, ये वही खेल मंत्री है जो गोली मारो सालों को के नारे लगवाता है, उस खेल मंत्री ने उठा के लीक कर दिया और उस अपराधी को दे दिया, उस आरोपी को दे दिया जो इस मुकदमे को प्रभावित कर सकता है। उस आरोपी को सारी सूचनाएं दी जा रही थी, यहां तक कि मीडिया के पास भी वो सारे शपथ पत्र पहुंचा दिए गए थे जिनके अंदर लड़कियों की आप बीती थी। सौरभ, इंडिया टीवी का रिपोर्टर, बृजभूषण शरण सिंह को सामने रखकर एक एफिडेविट दिखाता है और बोलता है इसके अंदर आपके ऊपर लड़की ने आरोप लगाया है कि आपने उसकी छाती पर हाथ मारा था। यह अत्यंत प्राइवेट और गुप्त जानकारी, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी जिसको बंद लिफाफे में ले रहा है, वो जानकारी सार्वजनिक कर दी गई और ऐसे आदमी को दे दी गई जो लोगों को फोन करके धमका सकता है, हड़का सकता है। यह उस इंटरव्यू में वो लड़की कल बता रही थी। यानी उसने सीधा पहली बार इन पहलवानों ने मोदी सरकार के ऊपर मोर्चा खोला था। दिन में उसने दिल की बात कही, रात होते होते जो होना था वो हो चुका, हो गया। हुआ इसलिए कि ऐसा ही होता है, अगर आप शाहीन बाग में धरना देते हैं तो वहां कुछ लोग पहुंच जाते हैं, इकट्ठे होकर तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं इनको हटाइए, ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोई पिस्तौल लेके पहुंच जाता है, कोई दूसरा उत्पात मचाता है। जामिया के छात्र अगर प्रदर्शन करते हैं तो वहां कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं, बंदूक तान देते हैं। जेएनयू के छात्र अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसके अंदर कुछ गुंडे घुस जाते हैं और अंदर जाके विद्यार्थियों को पीटते हैं, घायल करते हैं। उनके पास तरह तरह के हथियार हैं। उनकी पहचान हो जाती है कि वो किस संगठन के हैं, वो संगठन किस पार्टी का है। केंद्र में अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके अंतर्गत दिल्ली की पुलिस आती है और उन लोगों की पहचान होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती। और वही दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करती है। बृजभूषण शरण सिंह के पास सूचनाएं पहुंचा दी जाती हैं कि शिकायत करने वाले लोग कौन कौन हैं, और वो लगातार जांच को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। ये बातें उस इंटरव्यू से सामने आ रही थी। जब ये इंटरव्यू किसी ने भी देखा तो उसके मन में करुणा आई। उसको लगा कि इन लड़कियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री ने फक्र से फोटो खिंचा के वोट बनाए थे अपने लिए, अपनी इमेज बनाई थी इन लड़कियों के साथ फोटो खिंचाकर। आज वो लड़कियां गीले गद्दे पे सो रही हैं, वैसे ही गीले गद्दे पे सो रही हैं जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर पे किसानों के तंबुओं में पानी भर गया था, गद्दे भीग गए थे। वहां पर भी राहत के ट्रैक्टर नहीं जाने दिए जा रहे थे। और यहां पर भी रात को जब आम आदमी पार्टी का एक विधायक सोचता है कि इनकी बिजलियां काट दी गई हैं, रात को अंधेरे में रहती हैं, बच्चियां हैं, हमारे आपके घर की बच्चियां हैं, तो वो एक फोल्डिंग चारपाई लेकर जाता है और उस फोल्डिंग चारपाई को उस धरने के अंदर ले जाने से रोक देती है दिल्ली की पुलिस, क्योंकि उसको ब्रीफिंग है कि इनको बजाना है, इनको तोड़ना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और इन्होंने तो प्रधानमंत्री की पोल खोल दी कि उनको भी बृजभूषण शरण सिंह की करतूतों का पता था और वो भी दबा गए थे। तो जैसे ही वो चारपाई आती है, ये परेशान है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं रात को। ये लघु शंका के लिए भी लड़कियां वहां पास के गुरुद्वारे में जाती हैं। कुछ लोग वहां आसपास रहते हैं, उन्होंने अपने 2 कमरे खोल दिए हैं कि अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप यहां आ जाओ, लेकिन उनके पास किसी को जाने नहीं जाता। कवरेज करने के लिए मीडिया जाता है, उसको जाने नहीं दिया जाता। कल साक्षी जोशी, हमारी फेलो यूट्यूबर जो हैं, वो वहां वीडियो बनानी थी तो पुलिस वालों ने उनके साथ हाथापाई की, उनका कैमरा छीन लिया। इन सारे बच्चों ने जब कहा कि नहीं चारपाई तो हमको चाहिए, ठीक है आप इनको बैरिकेड नहीं खोल रहे हो, घुसने नहीं दे रहे हो, हम बैरिकेड के पास अंदर से चले जाते हैं, उस चारपाई को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही ये पहुंचे हैं, आरोप है बच्चों का कि शराब पीकर वहां कुछ पुलिस वाले ड्यूटी पर थे, महिला पुलिस नहीं थी, महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, वो पीटना शुरू कर देते हैं और उन्होंने बुरी तरह से पीटा है। और उस पिटाई के बाद में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी आए, किसी का भी रवैया जरा भी शर्मदार नहीं था। उन सब लोगों ने इस उत्पीड़न को वैलिडेट किया
और यहां तक कि जो सामने मिला उसको पीटा गया। बाद में दिल्ली पुलिस का बयान आया कि चारपाई को लेकर हल्की तनातनी हो गई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझें तो ये उसी तरह की कोशिश है जैसे जेल में कुछ लोगों को तड़पाने के लिए उनको ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ पे गर्मी हो, ठंडी हवा ना हो। ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ बारिश से परेशान रहे, ऐसी जगह रख दिया जाता है ठंड से सिकुड़ें लेकिन उनको कंबल ना दिया जाए। ये भी टॉर्चर करने का एक तरीका है जो दुनिया भर में इतिहास में बहुत सारे लोगों ने अपनाया। और वही टॉर्चर इन लड़कियों के साथ हो रहा था। इनको घेर दिया गया, इनको बारिश में भीग रही हैं, गीले गद्दे पर सो रही हैं, लेकिन इनको सुविधा लाने नहीं दी जा रही। और ये बात रात को पता नहीं चली है। उस इंटरव्यू में विनेश फोगाट बता रही है कि उसको ये लोग कोई भी चीज लाने नहीं दे रहे हैं जिसके जरिए वो कम से कम अपनी जगह को सुखा लें। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा देश प्रेम है और ये कौन सी देश के प्रति श्रद्धा है। अगर बच्चे वहां हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ, इस देश में हर आंदोलन के साथ ये होता है। आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया जाता है। शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, एक तरफ धरना लेकर लोग बैठे हुए थे, पुलिस ने दोनों तरफ की सड़क बंद कर दी ताकि लोगों को कई कई किलोमीटर घूम के जाना पड़े और लोग परेशान हों तो आंदोलन के प्रति उनका गुस्सा भड़के। फिर भी गुस्सा नहीं भड़का तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भेज दिए गए जो पत्थर फेंकने लगे, वहां पे रास्ता खाली करो की बात करने लगे। इसी तरह से जब किसान आंदोलन यूपी बॉर्डर पे हुआ तो वहां पर भी जो एक तरफ का रास्ता था बहुत बड़ा था, उस रास्ते से दोनों तरफ का ट्रैफिक चल सकता था। आधे आधे रास्ते में पुलिस ने जानबूझ के उस रास्ते को बंद कर दिया ताकि आने जाने वालों को बहुत घूम के जाना पड़े और उनके मन में यह है कि ये किसान आंदोलन ने जीना हमारा मुश्किल कर रखा है, हम दफ्तर नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरी जगहों पे यही सिलसिला चल रहा था कि इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। और वहां से एक बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपने गुंडे लेकर आता कई दूर से, बहुत दूर से, करीब 15 किलोमीटर दूर से, और वहां का स्थानीय नागरिक बताने लगता है और उसने हिंसा शुरू कर दी, जिसके बाद में राकेश टिकैत और बाकी किसानों को उठाकर पुलिस ले जा रही थी और राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए थे और पुलिस का अपना प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ा। कल इस देश की बेटी रोई है, वो बेटी रोई है जिसने इस देश को वो गौरव दिया जो 160 साल में कोई नहीं दे पाया था। बात यह नहीं है कि उसकी मांगे क्या है, बात यह है कि उसकी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जिस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया, उसमें आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, ये गांधी का देश है, तो आंदोलनकारियों से आप आकर बातचीत क्यों नहीं करते हैं? उनको तड़पने के लिए महीनों महीनों के लिए क्यों छोड़ देते हैं, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। और बाद में जब चुनाव आता है, तुमको वोट चाहिए होते हैं तो थूक कर चाटते हो, उसके बाद कहते हो हमने सारे कानून वापस ले लिए, लेकिन वो भी झूठ होता है, कानून फिर भी वापस नहीं होते हैं। ये चरित्र है इस देश की सरकार का। सीए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा हुआ है, अमित शाह उस होल्ड पर रखे हुए कानून को लागू करने का वादा करके आ रहे हैं कर्नाटक में। इस तरह की बहुत सारी चीजें लगातार आसपास हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए उनके 4 प्रतिनिधि बुला लो, अपने 4 लोगों को भेज दो, बातचीत करो, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करो। यह क्या कि आप अलग अलग तरीके से, और ये मैं आपको अंदर की बात बता दूं, जो सूचनाएं हमको मिल रही थी पत्रकार के तौर पे, हम पुष्टि करने में लगे थे लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन सूचनाएं जो मिल रही थी वो ये कहती थी कि ये जो कुछ पुलिस ने किया है ये किसी और के जरिए कराने का प्लान था और ये इस दिशा में काम हो चुका था। ये खुद उन्हीं की पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं। कोशिश थी कि किसी तरह से यहां पर अव्यवस्था फैलाई जाए और उस अव्यवस्था का फायदा उठाकर इन बच्चों को वहां से उठा लिया जाए। दिक्कत यह थी कि इस बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह को भी मैनेजमेंट करने का टाइम चाहिए था ताकि वो गवाहों को, शिकायतकर्ताओं को चुप करा सके, कुछ कर सके और चीजों को मैनेज कर सके, इससे पहले वो जेल जाए। तारीख कौन सी है? तारीख मैं अभी बता देता हूं। 10 तारीख को जब आप वोट डाल चुके होंगे कर्नाटक में,
और जैसे ही मतदान खत्म होगा एक्शन शुरू हो जाएगा। और इस एक्शन को शुरू होने के पीछे जो जानकारी मुझे मिली है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, गलत हो सकती है, और इस एक्शन के पीछे मकसद ये है कि किसी भी तरह से जो भी मैनेजमेंट बृजमोहन शरण सिंह करें उस मैनेजमेंट को बचाया जा सके। बच्चे कह रहे हैं कि हम जब धरने पर बैठे थे हमने सोचा था कि हमारी बात सुनेंगे प्रधानमंत्री जी, आएंगे, बात करेंगे या हमको बातचीत के लिए बुला लेंगे, 2 दिन में मामला खत्म हो जाएगा। वो तो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, वो तो देश के लिए मेडल लाने के कारण हमें सराखों पर बिठाते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि प्रधानमंत्री जी भी नज़रअंदाज कर देंगे, खेल मंत्री अपराधी को सूचना पहुंचा देगा ताकि वो मैनेज कर सके। जांच में जो जानकारियां इन्होंने दी हैं उनको खेल मंत्री के पास पहले पहुंची थी और खेल मंत्री को देते के साथ ही जैसे ये बाहर आए बृजभूषण शरण सिंह को दे दी गई। उसके बाद ये खेल मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, वो फोन पे नहीं आते हैं। ये सारी शिकायतें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, उनको सम्मान देना चाहिए। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। उस बातचीत के सिलसिले के बाद में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह पर जब टाडा का केस लगा था तो एसएन ढींगरा जो है ना, वो सेशन जज थे। उनकी टिप्पणी थी कि सरकार ने जानबूझकर, सीबीआई ने बृजभूषण शरण सिंह जहां ठहरा हुआ था और अपराधियों को जहां संरक्षण दिया हुआ था सरकारी आवास में मीनाबाग के, वहां की फोन रिकॉर्डिंग सीबीआई ने जानबूझ के नहीं की थी। और इसलिए नहीं की थी कि ऊपर के अधिकारियों ने रोक दिया था। ये रिकॉर्ड में, प्रोसीडिंग्स में। इस देश की सरकार, व्यवस्था, सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है कि एक हत्या होती है, उसके बाद फोन करके अटल बिहारी वाजपेयी बृजभूषण शरण सिंह से कहते हैं मरवा दिया। ये वो चरित्र के लोग हैं। बताने की जरूरत नहीं कि सावरकर के साथ बृजभूषण शरण सिंह की तुलना कर चुकी है सरकार। 6 से 7 विधानसभा सीटें हैं सिर्फ जिन पे बृजभूषण शरण सिंह प्रभाव डालता है। लेकिन उतनी बड़ी समस्या से बड़ी समस्या यह है कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है उसका अहम हिस्सा है। अगर इस तरह के टेंटेड, करप्ट बैकग्राउंड वालों को निकाल देंगे तो ये पार्टी खाली हो जाएगी। बहरहाल मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, राजनीतिक चीजें हैं। मतलब की और निचोड़ की बात यह है कि लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी खतरनाक स्थिति कभी देखी नहीं गई है। जो बच्चों के साथ हुआ उससे सबकी रगें भड़कनी चाहिए। एक ट्वीट और एक पोस्ट फेसबुक पर भी काफ़ी फर्क ला सकता है। हालांकि इस मामले से जुड़ी हुई सारी पोस्टों की रीच फेसबुक ने कम कर दी है। फेसबुक कैसे काम करता है इसका सबूत है मेरा फेसबुक पेज। नॉकिंग न्यूज़ के फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है कथित रूप से। जब मेरे पास थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन था तो मेरा पेज हैक हो ही नहीं सकता। मेरे पास आए बगैर एसएमएस, लेकिन मेरा पेज हैक हुआ। हैक होने के बाद में मेरे पेज के बारे में साइबर सेल के लोग, पुलिस के लोग और मैं खुद फेसबुक से जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक भी कम्युनिकेशन का जवाब फेसबुक नहीं दे रहा है। फेसबुक से कोई किसी तरह का जवाब नहीं आ रहा है। पेज को पहले हैक किया, उसके बाद पेज को बंद कर दिया है और मैं बिल्कुल शराफत से उसको हैकिंग मानता चला गया। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा सोचा समझा खेल था। और उस पेज को आप बताइए, आपका पेज अगर हैक हो जाए तो कहीं ना कहीं कोई एक विंडो होना चाहिए जहां आप शिकायत कर सकें, जहां आप अपनी बात कह सकें, बता सकें कि भाई ऐसे ऐसे हैक हो गया है, इसका कुछ करिए। फेसबुक ने भारत में ऐसा कोई विंडो दिया ही नहीं हुआ है। जब आप सरकार के माध्यम से साइबर सेल से रिपोर्ट करते हैं, साइबर पुलिस से रिपोर्ट करते हैं, साइबर पोर्टल के थ्रू जाते हैं, तो वहां पे लिख के आ जाता है प्रोसेसिंग, जांच चल रही है। 2 महीने हो गए। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं पहले एक स्क्रीनशॉट भी साझा कर चुका हूं इसी फेसबुक को लेकर। जब मेरा इंस्टेंट आर्टिकल मोनेटाइज होने की नौबत आई थी तो फेसबुक ने मुझे 30 खबरें दी थी। इन खबरों को हटा दीजिए अपनी वेबसाइट से, मोनेटाइज हो जाएगा। उन खबरों में ज़्यादातर जुकरबर्ग के खिलाफ थी या मोदी जी के खिलाफ थी।
और यही जो हरकतें हैं उनके कारण ही आज ये हो रहा है कि फेसबुक जो है उस पर आप देखेंगे इतना बड़ा कांड हो गया है, हर आदमी उस पर लिख रहा है, इसकी पोस्ट आपको नहीं दिख रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको कल की रात का पूरा घटनाक्रम पता चल गया होगा, आप इसके पीछे का इंटेंशन भी जान गए होंगे, एक पैटर्न है पूरा का पूरा, एक तरीका है काम करने का सरकार का, वो भी देख रहे होंगे। लंबे समय तक आंदोलन को डाल दो, उसके बाद आंदोलन को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करो, उनके खिलाफ प्रदर्शन कराओ, उन पर पत्थर फेंकवाओ, गोलियां चलवाओ। इस केस में पुलिस से पिटवा दिया, लेकिन मांग मत सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इस दशा में हम पहुंच गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।